नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति जो सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए, समाज उत्थान के लिए लगातार कार्यरत हैं और आप पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी भी रहे। आइए परशुराम तिवारी जो सोशल वर्कर हैं उनसे हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप सोशल वर्कर हैं, समाज सुधारक हैं, तो आपने आज तक ऐसे कौन से कार्य किए जिनसे हमारे समाज को प्रेरणा मिली या कुछ फायदा हुआ? देखिए, समाज में आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा समाज में जो गरीब और निचले लोग हैं, आपने देखा होगा कि आज सब कोई कहता है कि गरीबी हटाओ। हमारे अब देश की तो बात छोड़िए, अपने एक खजुराहो से मैं हूँ, परशुराम तिवारी मेरा नाम है। जब मैं छोटी छोटी जगह पे जाता हूँ, आज खजुराहो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जगह है। यहाँ पे कोई गरीब, असहाय, कोई साधु संत या बाहर का ऐसा आदमी हो कि वो एक रात यहाँ रुकना चाहता है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा भवन नहीं है जहाँ पे वो रात अपनी ठंडी में बिता सके। दूसरी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये चिल्ड्रेन पार्क है और दारू के ठेका के कारण जो आपका बेस्ट फेस वाला ये गेट है, इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि चिल्ड्रेन पार्क का गेट और दारू का ठेका दोनों आमने सामने है। उसके लिए एक नया गेट बनाया गया। ये आपका मार्केट है। इस मार्केट में कई बार बात कर चुके कि चिल्ड्रेन पार्क के गेट पे ऐसी एक बाथरूम बना दो कि आम आदमी जो आ रहा है या जो यहाँ के दुकानदार हैं, तो यहाँ एक छोटी सी बाथरूम हो ताकि टूरिस्टों को दिक्कत ना जाए और यहाँ के दुकानदारों को आधा किलोमीटर यहाँ से पैदल चल के ना जाना पड़े। तो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हमेशा हम इन मुद्दों को लेकर के बात उठाते हैं, उन तक बात जहाँ तक ये पहुँचनी वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि खजुराहो के जो लोकल के नेता हैं और जो समाज है, इन समस्याओं से निवारण पा सकती है, क्योंकि ना उनको ये चाहिए कि भाई यहाँ की समस्या ख़त्म हो और ना नेताओं को ये चाहिए कि छोटी चीज़ें ख़त्म हो। आज सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा छकरा का काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा आप खजुराहो क्षेत्र में आज की स्थिति में अगर जुआ का देखना है तो सबसे ज़्यादा जुआ का काम हो रहा है। दूसरा, केवल बालू के ट्रैक्टर आप देख लें, सुबह से शाम तक केवल बालू ढोई जा रही है। आज प्रशासन में कई ऐसे केस आए कि जिनकी समस्याएं थी, थाने गए, पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं। वो कहते किसी नेता का आप फ़ोन लगवा दो तब रिपोर्ट लिखेंगे। वो वापस आए, बोले भाई साहब कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। अभी तो यहाँ से हमारे जो शर्मा जी थे, एसडीओपी साहब, वो चले गए। इससे पहले आप शर्मा जी से बात करिए कि मैंने कितनी बार कॉल किया कि आपके थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। अगर कोई जुआ खिलवाने वाला, कोई गुंडा, दारू बिचवाने वाला, बालू माफिया अगर चला जाए तो उनको कुर्सी दी जाती है थाने में, और अगर कोई गरीब चला जाए तो उनसे पूछा जाता है कि क्यों, किसी नेता का सपोर्ट है, उनका फ़ोन आएगा तब आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो पुलिस सबसे बड़ी व्यवस्था होती है देश में, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें, आज आप देख लीजिए, तालाब इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जगह है, यहाँ पे 3 तालाब हैं और सबसे सुंदर जगह पे हैं आपके वेस्टर्न ग्रुप के जस्ट गेट पे। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख चुका हूँ। माननीय सीएमओ साहब से भी बात कर चुका हूँ, मतलब कई लोगों से ऐसे बात कर चुका हूँ। यहाँ का इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो, इसमें बढ़िया पानी भरा जाए, क्योंकि इसमें बाहर से पानी नहीं आता है, कैनाल से पानी आता है। बरसात के मौसम में अगर एक बार उसको भर दिया जाता तो आज उसमें लोगों को बीमारियाँ नहीं होती, क्योंकि वो पानी छट चुका है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके मुद्दा हम हमेशा उठाते रहते हैं, अब काम करें या ना करें। चलिए, आपने मौजूदा प्रतिनिधियों पर ऐसे या अधिकारियों पर जो एलिगेशन लगाए हैं, तो आपके द्वारा एक जनपद सोशल वर्कर होने के नाते आपके द्वारा ऊंचे स्तर पे या धरना प्रदर्शन या ज्ञापन ऐसे कोई कार्यक्रम किए गए हैं अभी तक? देखिए,
मैं ज्ञापन तो नहीं दिया है, लेकिन पर्सनली मैंने उनको आवेदन दिया है, क्योंकि मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि समाज में मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज सुधरे। समाज जब सुधरेगी, जब उनके पास, कहते हैं रामायण में एक चौपाई बहुत अच्छी लिखी है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले और राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब तक आदमी के मन में भय नहीं होगा कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम गलत करते हैं, अगर हम गलत पाए गए तो हमें 100-200 रुपये में हमारा जो है निराकरण हो जाना है। तो जैसा कि आपने अभी अभी बोला कि हमारे द्वारा व्यक्तिगत फ़ोन किया गया है और व्यक्तिगत बात की गई है, तो व्यक्तिगत से काम मुझे ऐसा नहीं लगता कि चलेगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि ये दारू माफिया या कोई रेत माफिया जाता है तो उनके काम होते हैं और आम जनमानस के नहीं होते। तो इसके लिए आपको बृहद रूप पे जो प्रशासनिक जो तरीके होते हैं, धरना या लोगों को जोड़ के, तो ये कुछ करना पड़ेगा, तभी तो कुछ संभव है। देखिए, मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से जो जनता है उसकी समस्या का समाधान हो। हम समाधान के लिए लड़ते, हम किसी से बुराई या हम जैसे किसी को कहते कि भाई एक काम करना है, अपन को धरना प्रदर्शन करना है, बोले भैया वो तो बहुत बाहुबली है, हम नहीं बैठ सकते हैं। तो लोगों के मन में अगर भय रहेगा तो समाज का सुधार नहीं हो सकता है। आपका इशारा किस हो जा रहा है? आपने बाहुबली की बात कही कि लोग कहते हैं कि हम नहीं बैठ पाएंगे, मतलब किसका भय है आपको? देखिए, आम जनता को, आम जनता को कहीं ना कहीं किसी न किसी का दबाव होता है, तब वो खुल के काम नहीं कर पाते। अब हमने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि दबाव क्या है। हम तो ये चाहते कि समाज का सुधार हो। सबसे पहले आज कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में सबसे गंदा अगर वो है तो छतरपुर जिला का शिक्षा का स्तर 0% है। आज स्वास्थ्य विभाग में इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जगह है 0% है, उसके बारे में आप थोड़ा सा कटाक्ष करिए कि जो शिक्षा के स्तर 0% है उसमें क्या कमी नजर आती है, और अगर कमी नजर भी आती है तो आप एक सोशल वर्कर हैं, आपके द्वारा शिक्षा जगत के लिए शिक्षा संस्थानों को क्या टिप्स दी गई या क्या ऐसे मुद्दे उठाए गए? अभी माननीय एसडीएम महोदय जो प्रकाश सिंह जी थे, मैंने उनसे बैठ कर के बात की थी और चर्चा की थी कि आप ये बताइए कि शिक्षा को सुधारने के लिए हमें कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। उसमें हमें हर एक आदमी की सहभागिता चाहिए, चाहे वो शासन का हो, प्रशासन का हो या आम जनता हो, क्योंकि एक भी आदमी अकेले बोझ नहीं उठा सकता है। तो हमें सामंजस्य कैसे बनाना चाहिए, और उन्होंने हमें समय देने के लिए भी कहा था। किस्मत से कुछ दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जगह है, यहाँ पे करोड़ों की मशीनें रखी हुई हैं हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं आया है जो मरीज की जान बचा सके। अभी किसी को आप हॉस्पिटल में भेजिए, 2 मिनट में वो क्या करेंगे, उनका सीधा छतरपुर में कह देंगे कि भाई आप छतरपुर जाइए, ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं आता, यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है जो मशीनों को चला सके। बल्कि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जगह है, जिला से अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए, जिला से अच्छे डॉक्टर यहाँ पे आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप जाओ, एक गरीब 5 रुपये और 10 रुपये का एक पर्चा बनाता है, हॉस्पिटल के अंदर जाएगा और वो आपका इतना बड़ा खर्रा प्राइवेट दवाई लेने के लिए भेज देते हैं। तो अगर हमें मेडिकल से ही दवाई लेनी है, मेडिकल लायक ही है, तो फिर हमें जानलेवा के पास क्यों जाना है? हाँ, तो प्रशासन तो कहती है ना कि जो हमारे जो शासकीय हॉस्पिटल है वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अगर दवाइयाँ उपलब्ध है तो शासकीय डॉक्टर प्राइवेट दवाइयाँ क्यों लिखता है, प्राइवेट क्यों जाना पड़ता है उनको? हमें नहीं लगता है कि आज तक किसी भी शासन या प्रशासन के आदमी ने ये कहा कि नहीं हॉस्पिटल में आपकी सभी दवाइयाँ अवेलेबल है। 1 या 2 टैबलेट ऐसी देगा जो किसी के काम की नहीं है, बाकी आपको जो खर्रा देगा, जहाँ से डॉक्टरों का ये वो कहते हैं ना रिश्वत, कि एक पर्चा पहुँचाने पे बोले 150 रुपया 200 रुपया पर पर्चा पे मिलना चाहिए, जहाँ पे उसका बना हुआ होता है उसी मेडिकल की वो दवाई देता, उसी मेडिकल पे उसको जो है वो दवा अवेलेबल होती है। आपके द्वारा इसके लिए कभी विरोध या कोई चीज़ ज्ञापन या प्रतिनिधियों को ऐसा कुछ किया गया कि जो डॉक्टर हैं जो पर्चे में दवाई लिखते हैं जो वहाँ
हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होती, बाहर से मेडिकल में लेने जाना पड़ता है और उनका कमीशन सेट रहता है। आपके कहने का तात्पर्य ये है, आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद मैंने उनसे सीधे शब्दों में कहा कि जो भी आपके पास दवा अवेलेबल नहीं है, आप एक जैसे होता है ना कि आप जाओ हॉस्पिटल में कौन सी दवाई है, आप एक तो है उसमें ब्लैक बोर्ड में या किसी चीज़ में एक पर्चा चिपका दीजिए। इसके बावजूद हमने कहा मैं डीएम साहब से इसके ऊपर बात करेंगे और कहेंगे कि अगर गरीबों के पास इतना ही पैसा है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, ना कि सरकारी में नहीं। और अगर वो सरकारी में आ रहे हैं तो वास्तविक वो गरीब है, तो उनके लिए इलाज के लिए दवाएं अवेलेबल हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती वो दवाएं आपकी हॉस्पिटल में मिले। लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा दवाएं हॉस्पिटल में ज़रूरत होती हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं रहती हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, और आपके द्वारा जनप्रतिनिधियों से इसको लेकर जो आपने अभी स्वास्थ्य पर एलिगेशन लगाए और ये खजुराहो लोकल टूरिज्म को लेकर भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए चिल्ड्रन पार्क को, तो आपने जनप्रतिनिधियों से इस बारे में संपर्क किया या नहीं किया, और क्या उनका कहना है? कई वर्षों से मैं हर एक जनप्रतिनिधियों से मिलता आया हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी ये नारा मत लगाओ कि मैंने ये किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ उन जनप्रतिनिधियों से कि आप एक बार खड़े होकर के कहें कि इसका भूमि पूजन मैंने आज करवाया, कल आपका ये काम हो गया। केवल कागजों पे काम होता है। कागजों पे काम होने के बावजूद कल आए, हमने भाषण दिया, भाषण देने के बाद परसों पता चला कि वो खराब हो चुका था, तो एक और नया भाषण दिया कि उसको सफाई हमने करवाई। तीसरे दिन फिर नई बात आई कि उसमें गंदगी इतनी हो चुकी थी कि लोगों को बीमारियां होने लगी, तो उसको मैंने ही पुरवाया। अभी हम यहाँ से इस रास्ते से आए, आपका जो खजुराहो से डलगुआ रोड जाता है, ये लखेड़ीगंज वाले रोड में मिलता है, वो पूरा खराब डरा है। वहाँ के लोगों ने भी कुछ बताया कि काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, हमारे निकलने में परेशानी होती है, तो आपके द्वारा क्या कुछ इसके लिए किया गया? देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जब से हमें याद है वो वाला रोड नहीं बना हुआ था, तो सौभाग्यशाली है कि इस समय वो जो है बहुत सुंदर तरीके से वो रोड का निर्माण हो रहा है। हाँ, रोड का निर्माण हो रहा है, केवल हमें इतना देखना चाहिए उन ठेकेदारों को और जिनके संपर्क में वो हैं कि जो मेन रोड होता है जहाँ पे आपको 1 माह में काम होना है, वहाँ पे 15 दिन में होना चाहिए, ताकि जनता को असुविधा ना हो। केवल इसका ख्याल नहीं रखा जाता है, इसलिए वो गलत है। क्योंकि जब वहाँ से लोग निकलते हैं कितनी धूला खाते हैं। मैं भी अभी बरसात के मौसम में एक निमंत्रण में गया, तो किस्मत से मुझे बाइक बाहर रखनी पड़ी और यहाँ से अपने पैंट को ऊपर गोलिया करके वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये दुर्भाग्य है कि जहाँ आपका 1 महीने में काम हो रहा है, होना चाहिए, वहाँ पे 6 महीना और साल भर में काम हो रहा है, वो भी मेन रोड पे। बाकी जो काम हो रहा है वो बहुत सुंदर हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई आया जिसके द्वारा एक सुंदर रोड का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन केवल असुविधा ये है कि उसको बहुत लंबा खींचा जा रहा है, जिससे जनता जो है त्रसित है। तो सुंदर के लिए भी एक टाइम लिमिटेशन या समय अवधि होती है, जैसे कि लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 3 से 4 महीने से ये काम चल रहा है, तो क्या इसमें इतना टाइम लगना आप किसकी गलती मानते हैं और किसको इसमें आगे आना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट देता है सबसे बड़ी गलती उसकी होती है कि आप उसको ये बताएं कि अगर आपने 1 महीने का काम है, अगर 1 महीने में नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि सामने वाला उसको ध्यान नहीं दे रहा है और करने वाला उसको कर नहीं रहा है, और जनता हमेशा चुप है क्योंकि वो किसी के सामने बोल नहीं सकती। जनता प्रतिनिधि चुनती है, सोशल वर्क समाज सुधारक हैं जैसे कि आप हैं, तो आप लोगों को जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा। जनता बोलती है, तो उसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या कुछ कदम आगे उठाए जाएंगे? अब देखिए, मैं तो जो मेरे सामने मैटर आता है, 4 लोग अगर किसी भी काम के लिए आते हैं, मैं फट से उसमें जो है घुसता हूँ। जहाँ तक क्षमताएं हैं वहाँ तक कोशिश करता हूँ कि काम कराऊँ।
मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक पद पे नहीं हूँ और किसी भी मेरे पास कोई ऐसा पद नहीं है। इसके बावजूद भी सभी लोगों से जो सामंजस्य है, जिसके कारण जिससे कहता हूँ कि भाई यार ये गलत हो रहा है, इसको काम को आपको कराना चाहिए, तो वो काम कराने के लिए तैयार हो जाता है। तो जितना मेरी हिम्मत है उससे ज़्यादा मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। जे अभी जो आपके द्वारा एलिगेशन बालू को लेकर और दारू को लेकर लगाए गए, तो आप इसके लिए क्या पहल करेंगे और क्या अभी जो आपके यहाँ प्रतिनिधि हैं या आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनसे आप क्या आशा रखते हैं और क्या मैसेज देंगे और क्या आगे आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, प्रतिनिधियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आखिर क्यों? ये काम देखिए, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। मेरा काम है कि प्रशासन को किस चीज की तनख्वाह मिलती है। अगर वो कुर्सी पे बैठे तो वो तनख्वाह किसकी है? तो प्रशासनिक अधिकारियों पे अंकुश कौन लगाएगा? उनके ऊपर जो अंकुश लगाने वाले हों, वो जो उनके ऊपर हो वो लगाएं। अभी आपने कहा कि हमें प्रतिनिधियों से मतलब नहीं है। प्रतिनिधि नियुक्त इसीलिए किया जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने जो है अपनी बात रखें और जनता की बात रखें। आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आप ही बताइए कि प्रशासनिक अधिकारी जो काम नहीं करते हैं तो किसकी गलती है इसमें? देखिए, मैं अगर किसी रोड से निकलता हूँ, उसमें गड्ढा है तो उसमें से मैं भी निकलता हूँ, प्रतिनिधि भी निकलते होते हैं और शासन के भी निकलते, प्रशासन के भी निकलते हो, आम जनता निकलती है। तो क्या मैं देख सकता हूँ तो क्या वो नहीं देख सकते हैं? क्या जरूरी ही है कि हम ही उनको बताएं कि यहाँ गड्ढा है? आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रतिनिधि हैं वो देखते नहीं है या देखना नहीं चाहते? हाँ, कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है कि वो अपने आंख और कान बंद कर लेते हैं ताकि जो है आम जनता को परेशानी होती है। फिर दूसरा सबसे बड़ा, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो जनता के सेवक हैं, लेकिन वो मालिक बन के काम करते हैं कि अगर जनता उनके सामने जाती है तो उनको धुतकारते हैं। मैंने बड़े बड़े ऑफिसों में गया हूँ, किसी अधिकारी ने कभी किसी गरीब जनता से ये नहीं कहा कि ये कुर्सी डलिए भैया बैठ जाओ, आपकी समस्या क्या है। वो ऐसे हाथ बांधे हुए खड़ा रहता है और अपनी समस्या बताता है और उससे कहते जाओ आपका काम हो जाएगा। बल्कि जो सामने कुर्सी होती है वो आम जनता के लिए होती है। लेकिन मैंने कभी किसी ऑफिस में, आप चाहे थाने में चले जाओ, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, आप चाहे किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, जनता को आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई बैठ के आप अपनी समस्या बताओ। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, निस्सहाय है, वो नेता नहीं है, उसकी पहुंच वहां तक नहीं है कि वो किसी को लगा सके फोन के, क्यों भाई हमारी समस्या ये है और सामने वाला सुन नहीं रहा, इसलिए उसको कुर्सी नहीं दी जाती है। और जिसके पास ये बाहुबल है उससे पूछा जाता है क्यों भाई ठंडा पियोगे सर, गर्म पियोगे? आइए तिवारी जी बैठिए। जैसे अभी आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर अवैध जो है रेत का कारोबार चल रहा है और खनन हो रहा है, दारू माफिया अपने जो है दिन दहाड़े दारू बेच रहे हैं, पुलिस थाना वाले जो है गरीब लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, तो उसमें आप किसके लिए दोषी मानते हैं और किसको इसमें आगे आने की जरूरत है? देखिए, आगे आने के लिए पहला तो चीज होती है कि हर आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आज़ाद है, उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगर वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता है तो उसके साथ ही सबसे ज़्यादा इस तरीके से व्यवहार होता है कि वो जितना दबता जाएगा उतने लोग उसको दबाते जाएंगे। इसके बाद जब हम किसी को चुनते हैं तो हमारी बात कहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक उस समस्या का समाधान ना हो उनको करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा डर होना चाहिए किसके बीच में, जो कुर्सी पे सरकारी बड़े पेट वाले बैठे हुए हैं, जिनके कान से तो जाती है लेकिन पेट के बाहर सब चीज पच जाती है उनको। क्योंकि देखो, जो प्रतिनिधि है उनका काम है एक समस्या को दूसरे के पास ले जाना, लेकिन जो सरकारी महक में बैठे होते हैं उनका समाधान करना होता है। लेकिन वो समाधान इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ से कितना आ रहा है। कई लोगों को, मेरे काफ़ी मित्र हैं, कई लोगों को सुनते वो कहते हैं कि भैया तनख्वाह की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऊपर का आ जाता है। अब आज तक ऊपर का समझ में नहीं आता है कि ऊपर का क्या आ जाता है।
आज अगर तुम इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हो और अगर आपको इतनी बड़ी तनख्वाह मिल रही है, इसमें भी यदि आपके बाल बच्चे और आप खुशी नहीं हो तो आने वाली आपकी औलाद उसको भोगेगी। क्योंकि अगर बुरा और पाप का कमाओगे तो आपको और आपकी औलाद को आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। तो ईमानदारी से काम करो, जनता का काम करो, जिसके लिए आप कुर्सी पे बैठे हो उसको ईमानदारी से काम करो, अन्यथा उस कुर्सी के लायक आप नहीं हो। तो आप इस मैसेज को हमारे चैनल के माध्यम से जो आपने ये सारे बेबाक तरीके से हमारे जवाब दिए, तो अपनी प्रशासन के लिए हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को या स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं इस देश के हर एक नागरिक को एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि जो करो वो ईमानदारी से करो, और जब आप करोगे तो आपका नाम होगा, और नाम यदि आप नहीं करोगे तो आप बदनाम होंगे। और सत्ता ठीक है, एक वक्त होता है, सूरज निकलता है तो सूरज अस्त होता है, और जब अस्त होगा तब तुम्हें ये बात याद आएगी कि तुमने राज कैसे किया है और अब भोग भी कैसे रहे हो। जिनका अस्तित्व खत्म हो गया है उनसे सीखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे परशुराम तिवारी जी, जो सोशल वर्कर हैं खजुराहो से। हमारे साथ जो है बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, और लोकलिटी में जो है खजुराहो को लेकर और अपने दारू को लेकर, बालू को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को टारगेट किया गया है। इनका कहना ये है कि वो जो है अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और मैं एशियन भारत से विकास शशांक, कैमरामैन शशांक द्विवेदी के साथ विकास दीक्षित।